Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! Oh, it's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyansh and welcome back to another episode। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना की, यानी कि अपकमिंग एल क्लासिको के बारे में। तो यार ये इस सीज़न का सेकंड एल क्लासिको होने वाला है ला लीगा में, जहाँ पर पिछले एल क्लासिको में रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को कैंप न्यू में 3-1 से हराया था। अब यार वैसे एक एल क्लासिको नॉर्मल तो नहीं होता, लेकिन ये एल क्लासिको यार पिछले वाले एल क्लासिको से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एल क्लासिको पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जो भी एल क्लासिको ये जीत जाएगा, ऐसा माना जा रहा है कि वो ये ला लीगा की रेस जीत जाएगा। हालांकि बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के अलावा एक और टीम है जो इनसे ऊपर बैठती है और वो है एथलेटिको मैड्रिड। लेकिन जनवरी की अगर सिचुएशन को देखें और आज की सिचुएशन को देखें, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर जनवरी की बात करें तो मेरे हिसाब से एथलेटिको मैड्रिड ने अपनी 8 पॉइंट की लीड मेंटेन कर रखी थी अप टॉप, और बार्सिलोना का कोई चांस नहीं था कि वो इस सीज़न ला लीगा की टाइटल रेस में आएंगे। हालांकि जो सेकंड पोजीशन रियल मैड्रिड थी वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो शायद से, बट ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एथलेटिको मैड्रिड इतने सारे ड्रॉज और 1-2 डिफीट के साथ जो अपनी लीड है उसको छोड़ देंगी। बट अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो ला लीगा की जो करंट सिनेरियो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे एथलेटिको मैड्रिड है विद 66 पॉइंट। सेकंड पोजीशन की बात करें तो अनएक्सपेक्टेडली बार्सिलोना सेकंड पोजीशन पे आके है विद 65 पॉइंट, सिर्फ 1 पॉइंट पीछे है। और अगर थर्ड पोजीशन की बात करें तो ये है रियल मैड्रिड विद 63 पॉइंट्स, यानी कि एथलेटिको मैड्रिड से 3 पॉइंट पीछे। अगर बात करें दोनों टीम के मोमेंटम की, तो दोनों ही टीम अपने हाई स्पिरिट्स पे हैं, जहाँ पे रियल मैड्रिड ने अपना लास्ट मैच 30 जनवरी को हारा था और बार्सिलोना ने अपना जो लास्ट मैच था वो 16 फरवरी को पीएसजी के हाथों हारा था, जहाँ पे वो राउंड ऑफ 16 में पीएसजी के थ्रू चैंपियंस लीग से बाहर हो गए थे। अगर बात करें लेटेस्ट परफॉर्मेंस की, तो बार्सिलोना ने रियल वैलाडोलिड को हराया था। नॉट अ कन्विंसिंग विक्ट्री बट 1-0 विक्ट्री थी, तो विक्ट्री इज विक्ट्री। 3 पॉइंट्स उन्होंने अपने खाते में रखे थे। बात करें अगर रियल मैड्रिड की, तो उन्होंने तो तबाही मचा दी थी। उन्होंने इस मिड वीक में लिवरपूल यानी कि यूरोपियन पावर हाउस को 3-1 से यूएफए चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल में हराया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो दोनों के साथ है, लेकिन जो अपर हैंड है वो रियल मैड्रिड का है। अगर बात करें यार फॉर्मेशन की, तो काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जिनेदिन जिदान अपनी वही सेम टू सेम डिट्टो फॉर्मेशन और डिट्टो लाइनअप को पिच करेंगे जो उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट पिच करी थी, और कहीं ना कहीं यार ये सेंस भी बनाता है। तो अगर बात करें फॉर्मेशन की, तो फॉर्मेशन होगी रियल मैड्रिड की 4-3-3, जहाँ पे बैकलाइन की बात करें तो राइट बैक लुकास वास्केस होंगे, 2 सेंटर बैक होंगे ईडर मिलिटाओ और नाचो फर्नांडिस, और लेफ्ट बैक की बात करें तो फर्लैंड मेंडी होंगे। मिडफील्ड की बात करें तो टोनी क्रोस, विनीश कासिमीरो और लुका मॉड्रिक होंगे। फॉरवर्ड की बात करें तो विनीसियस जूनियर, करीम बेंजेमा और असेंसियो होंगे। बात करें बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना की जो फॉर्मेशन होगी वो होगी 3-4-3 एज अ मेक शिफ्ट टू द 4-3-3 फॉर्मेशन। डिपेंड करेगा कि 3-4-3 अगर डिफेंसिव में जाएंगे या फिर अटैकिंग में जाएंगे तो 4-3-3 में चेंज कर लेंगे, जहाँ पे उनके पास 3 सेंटर बैक होंगे, गेरार्ड पीके, लैंगलेट और मिंगुएजा। विंग बैक्स की बात करें तो सर्जियो डेस्ट और जॉर्डी अल्बा की बात करेंगे। मिडफील्ड की बात करेंगे तो जो डियोंग है उनकी जगह पक्की है, और रुइस पुइग और सर्जियो पेड्री और सर्जियो बुस्केट्स में से कोई एक जना खेलेगा। बात करें फॉरवर्ड की, तो एंटोइन ग्रिजमैन, लियोनेल मेसी और उस्मान डेम्बेले की पोजीशन पक्की है। बात करें अगर दोनों टीम के इंजरी न्यूज़ की, तो रियल मैड्रिड में अगर इंजरी न्यूज़ की बात करें तो उनको बड़ा काफ़ी झटका लग रखा है, क्योंकि राफेल वरान, सर्जियो रैमोस और डैनी कार्वाहाल इंजर्ड हैं और इनका कोई चांस नहीं है इस मैच में खेलने का। बात करें बार्सिलोना की इंजरी न्यूज़ की, तो अंसु फाटी और फिलिपे कोटिनो भी इंजर्ड हैं। तो अगर इंजरी के मामले में देखा जाए तो दोनों ही टीम काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड को भी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड के जो तीनों प्लेयर हैं वो इंजर्ड नहीं होते तो वो सीधा स्टार्टिंग 11 में होते। और अगर बात करें बार्सिलोना की, तो अंसु फाटी एक ब्रेक थ्रू सीज़न एंजॉय कर रहे थे अपना, जहाँ पे वो इतनी अच्छे परफॉर्मेंस से, और कहीं ना कहीं सीज़न के शुरुआत में बार्सिलोना को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे उठा के चल रहे थे। बात करें फिलिपे कोटिनो की, तो फिलिपे कोटिनो का पक्का नहीं पता कि डिपेंड करता था कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी होती, बट अगर जिस परफॉर्मेंस इंजर होने से पहले जो परफॉर्मेंस में थे उस परफॉर्मेंस के साथ मेरे को नहीं लगता वो स्टार्टिंग 11 में अपनी जगह बनाते। बाकी अगर बात करें इस मैच के की पॉइंट्स की, तो रियल मैड्रिड विनीसियस जूनियर की पेस और टोनी क्रूज के विजन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब इन दोनों पर्टिकुलरली प्लेयर्स पे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने लिवरपूल के मैच के केस देखा था कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। जो टोनी क्रूज बार बार विजन, अपने स्पेक्टेकुलर विजन और पासिंग से जो असिस्ट कर रहे थे, जो असिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जो विनीसियस जूनियर की पेस है
तो वो कहीं ना कहीं जो लिवरपूल के ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को बार बार एक्सपोज करी थी, कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड होप कर रही है कि वही सर्जियो डेस्ट हैं उनको भी एक्सपोज उसी तरीके से कर पाए। बात करें बार्सिलोना की, तो बार्सिलोना ये मान के बैठी है कि अगर मैच के शुरुआती मोमेंट्स में मेसी थ्रेटनिंग और मेसी ने अपनी फॉर्म पकड़ ली और मेसी थ्रेटनिंग लगने लग गए, तो वो इस मैच को आधा जीत चुके होंगे। बस उनको मेसी को अपनी फॉर्म में आना है। बात करें एक और प्लेयर जो काफ़ी ज़्यादा देखने वाले होंगे, वो होंगे डेम्बेले। अब इस सीज़न यार डेम्बेले की जो पेस है और जो ड्रिबलिंग है, मेरे ख्याल से इतनी सारी इंजरी के बाद फाइनली वो अपने बेस्ट सीज़न को परफॉर्म करने जा रहे हैं। लेकिन इस सीज़न उन्होंने कितनी बार दिखाई कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल अटैक और अपने खुद की पेस और अपने स्किल्स के बलबूते पे करा, लेकिन लास्ट में फिनिशिंग में थोड़ा लैग कर गए। सेम स्टोरी विद विनीसियस। तो यहाँ पर उन पे काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा कि उनकी फिनिशिंग पे काफ़ी ज़्यादा नज़र होगी। बात करते हैं रियल मैड्रिड की एमरजेंसी बैक की। अब एमरजेंसी की बैक मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर डैनी कार्वाहाल, सर्जियो रैमोस और वरान इस समय इंजर्ड नहीं होते, तो मेरे को नहीं लगता कि लुकास वास्केस, नाचो फर्नांडिस और इधर मिलिताओ को स्टार्टिंग 11 में जगह मिलती। लेकिन क्योंकि अब इन्हें जगह मिल रही है और इन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो एक इंटरेस्टिंग बैटल होगा मेसी या डेम्बेले और ग्रीजमैन वर्सेस इनकी एमरजेंसी बैकलाइन में। बात करते हैं अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस की, तो क्योंकि पहले जो एल क्लासिको होता था उसमें रोनाल्डो और मेसी होते थे एक दूसरे के सामने, तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के मामले में दोनों को बराबर का दर्जा दिया जाता था। लेकिन इस समय क्योंकि मेसी हैं एक टीम में, तो ऑब्वियसली बात है जो अपर एंड होगा इंडिविजुअल ब्रिलियंस में वो बार्सिलोना के पास होगा। वहीं बात करें कलेक्टिव ब्रिलियंस में, तो मैंने जैसा आपको बताया कि जो लेटेस्ट परफॉर्मेंस है उसमें रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगी थी और उन्होंने एक यूरोपियन पावर हाउस और लास्ट चैंपियंस लीग के जो विजेता थे लिवरपूल, उनको हराया था। तो कहीं ना कहीं जो कलेक्टिव ब्रिलियंस है उसमें रियल मैड्रिड का अपर एंड है। बात करते हैं कि मैनेजर्स के किस पे ज़्यादा प्रेशर होगा। हम अक्सर देखते हैं जो ये हाई प्रोफाइल मैचेस होते हैं उसमें जो मैनेजर्स होते हैं उनकी जॉब पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रोनाल्ड कोएमन की। तो जो पिछले सीज़न के स्टार्टिंग में हमने इतना बड़ा बवाल देखा था बार्सिलोना में कि मेसी की लड़ाई हो गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, मेसी के स्ट्रेट क्लैश हो गया था प्रेसिडेंट के साथ, 8-2 से बार्सिलोना ह्यूमिलिएट हुई थी। उसके बाद कितने प्लेयर्स चले गए, कितनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई, कितने सारे प्लेयर्स पे सवाल खड़े हुए, उसके बाद स्कैम्स आ रहे थे, फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। तो उस मोमेंट पे बार्सिलोना को सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी स्टेबिलिटी। और उस मोमेंट तक मेरे को ये लगता कि इस नए साल तक भी कोई मान के बैठा था कि जो बार्सिलोना है वो टाइटल के लिए चैलेंज करेगी। उनको बस एक स्टेबल बार्सिलोना चाहिए थी जहाँ पे अब आगे की बात देखी जाए, यंग ब्लड को लाया जाए। लेकिन सेकंड पोजीशन में बार्सिलोना है और ये इसमें बहुत सारा क्रेडिट इसका रोनाल्ड कोएमन को जाता है। तो मेरे को लगता है कि हाँ प्रेशर होता है एल क्लासिको में, लेकिन वो जॉब थ्रेटनिंग वाला प्रेशर नहीं होगा अगर बार्सिलोना इस मैच में हार भी जाएगी। हालांकि उनका जो टाइटल एम्बिशन है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। बात करें जिदान की, तो सेम स्टोरी। जिदान की जो अर्लियर सीजन था उसमें जो रियल मैड्रिड की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आ रही थी, जो रिजल्ट्स थे वो भी उनके फेवर में नहीं आ रहे थे। लेकिन एंड मोमेंट पे जब सीज़न के एंड टाइम चल रहा है उसमें चैंपियंस लीग में जिस तरह का उनका रन चल रहा है, जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है, जिस तरह का वो गेम खेल रहे हैं, ला लीगा में उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, तो कहीं ना कहीं जो हायरार्की है वो तो जिदान को मतलब जिदान से खुश है, वो उनको हर चीज़ ऑफर करने को तैयार है। लेकिन अब जिदान खुद कन्विंसिंगली कमिटेड नहीं लग रहे। वो नहीं पता उनको कि वो इस सीज़न के बाद भी रियल मैड्रिड के साथ कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे, जहाँ पे उनका एक पॉसिबल डेस्टिनेशन आता है जुवेंटस। उन्होंने भी हाल ही में रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल के पोस्ट मैच इंटरव्यू में टीज भी करा था कि जुवेंटस उनके लिए एक स्पेशल प्लेस होल्ड करती है। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड ये मैच हार जाती है तो कहीं ना कहीं टाइटल एम्बिशन को धक्का लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका जो कमिटमेंट क्राइसिस चल रही है, जो कहीं ना कहीं जो उनके में मनमुटाव चल रहा है, जो उनके में कन्फ्यूजन चल रहा है, उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा और ये और ज़्यादा पक्का हो जाएगा कि इस सीज़न के बाद रियल मैड्रिड के साथ दिन कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। तो यार ये था मेरा रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना के रिगार्डिंग एक प्रेडिक्शन, एक थोड़ा सा कुछ बातें, कुछ की पॉइंट्स और कुछ टैक्टिकल पॉइंट्स। अब जो इन दोनों मैच के बाद मेरा रिव्यू, एक डेडिकेटेड रिव्यू और कस्टम टैक्टिक्स की डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे आ जाएगी।